चलिए, आज आपको फंडामेंटल राइट के बारे में, है ना, तो ये शुरू होना ना। अच्छा, पुराना देखो, यस सर तो बोल दिया तुम लोगों ने, है ना। पुराना कहाँ तक की हो, जरा हम दो चार तो ट्रायल करेंगे बस। ट्रायल ये करेंगे कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश, इनके फॉर्मेशन का सही क्रम क्या है, बता सकता कोई? नहीं बता सकता तो ट्राई करो, बैठने से काम नहीं चलेगा। आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश, चारों का क्रम। ईयर, हाँ, क्रम में कि पहले कौन हुआ, फिर कौन हुआ, फिर कौन हुआ, फिर कौन हुआ। आंध्र प्रदेश हुआ 1940, सॉरी 1950। हाँ, फिर 1960, फिर 2000, फिर तो उल्टा हो गया, 2000 के बाद तो आंध्र अरुणाचल। हाँ, 1987 अरुणाचल हुआ है ना। ठीक, चलिए। और सिटीजनशिप कैसे खोई जा सकती है, कौन कौन तरीके हैं? ठीक, याद है ना, कोई भूलेगा तो नहीं? ठीक है, चलिए आइए। फंडामेंटल राइट, इसको कई नामों से जाना जाता है। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, है ना। अब इसमें क्या है कि बेसिकली ये आपके पार्ट, देखिए जब भी मेंस में लिखिएगा ना, तो ये पार्ट थर्ड ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है। तीन मत लिख दीजिएगा, ठीक। पार्ट थर्ड कहाँ से लिया गया है, खरीदा कहाँ से गया है? Nuances। कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35। अब हमको ये बताओ कि फंडामेंटल राइट जो होता है ये होता क्या है, शॉर्ट में, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। और पूरा, अगर फंडामेंटल राइट में हमने खत्म कर लिया पूरा, तो ये मान के चलो कि 80% कॉन्स्टिट्यूशन खत्म, बचेगा 20%। एविडेंस आपका जहाँ पे हम लोग आज पहुंचे हैं, ये आप मान के चलो कि आधा खत्म हो चुका, 50 में आधा खत्म हो चुका, अब आधे में 100 बचा है। 100 सेक्शन नहीं, 120 सेक्शन, ठीक है। 50 सेक्शन में ही आधे खत्म हो जाते हैं, यानी आधी किताब आपकी खत्म हो जाती है। अब आधी किताब बची है, वो 51 से लेके 170 तक में खत्म हो जाएगी। ये कहने का मतलब कि आप आधा एविडेंस समाप्त कर चुके हैं, ठीक है, किताब के हिसाब से, समझने के हिसाब से, तथ्यों के हिसाब से, ठीक है। अब आधा बचा, तो अब वो बहुत जल्दी हो जाएगा। अब उसमें ज्यादा फंसने फंसाने वाला काम नहीं बचा। तो इसमें क्या है कि फंडामेंटल राइट जो है वो नेचुरल जस्टिस, नेचुरल राइट्स है आपके। राइट आपके पास चार तरह के होते हैं, कौन कौन से? एक ह्यूमन राइट होता है, एक सिविल राइट होता है, एक फंडामेंटल राइट होता है, और एक आपके पास लीगल राइट, विधिक, हाँ।
एक लीगल राइट होता है आपके पास, ठीक है। तो ये 4 तरह के राइट होते हैं। तो इन 4 तरह के अधिकारों में सबसे सर्वोपरि अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट है। और इसको संविधान में रखने के पीछे रीजन क्या थे? रीजन यही था कि ये पूरे प्रशासनिक व्यवस्था पे, या यूं कह लो पूरी सरकार पर एक लगाम की तरह है। लगाम समझ रहे हो ना? कंट्रोल। क्यों? क्योंकि इसके पहले जब आपका संविधान आपके देश में नहीं लागू था तो आप देखते थे कि चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट रही हो, चाहे वो मुगलों का शासन रहा हो, चाहे वो जिसका भी शासन रहा हो, वो सब अपने अपने हिसाब से, नहीं अपने फायदे के लिए, अपनी जरूरत के लिए आदमियों का इस्तेमाल करते थे। अब अपनी जरूरत के हिसाब से मनुष्य का इस्तेमाल करना, क्या ये अगले व्यक्ति के नेचुरल राइट का वायलेशन नहीं है? बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए कि आप गवर्नमेंट जॉब करते हो। जॉब में बताया गया कि आपको 10 से 5 ड्यूटी देनी है। अब अगर ये तो हमने कह के आपको भर्ती कर लिया, अब क्या हुआ कि हमारा काम जो है वो रात 10 बजे तक का होता है। अब 5 तक तो हमने आपको कह दिया। अब उसके बाद काम आ गया, हमने कहा कि ये काम आपको करके जाना है। अब आपको 10 बज गया। जब आपका 10 बजे तक काम करना है, सैलरी आपको 10 से 5 की मिलनी है, 10 से 5 मॉर्निंग की, इवनिंग तक आपने 10 से 10 12 घंटे आपने काम किया, तो आपके कौन से मौलिक अधिकारों का वायलेशन हो रहा है, हनन हो रहा है? कहते क्या हो रहा है यार, जहां 5 बजे तक वहां 10 बजे तक रुक जाओ, क्या जाता है? सुबह से तैयार होके तो आए, ठीक है खाना मंगवा देते खा लेना, और क्या। लेकिन नहीं, वो आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, आपकी प्राइवेसी का उल्लंघन है, आपकी बहुत सी चीजों का उल्लंघन। इसी तरह आपसे पूरा काम ले लिया जाए और आपको पेमेंट ना दिया जाए तो भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन। जब राजा की आंख खुले तब वो बोले कि सारे सफाई कर्मियों को बुलाया जाए, रात 2 बजा हुआ है, रात 2 बजे सफाई कर्मियों को बुलाया जा रहा है, उनके निद्रा के अधिकार का वायलेशन हो रहा है। तो अब राजा भाई बोल दिया तो करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री बोल दें कि रात 2 बजे सारे सफाई कर्मियों को सड़क पे नजर आना चाहिए आज से, तो सारे सफाई कर्मी क्या करेंगे? खड़े हो जाएंगे। अब वो खड़े होंगे तो कैसे होंगे? क्योंकि राजा होता तो क्या करता कि अगर उसकी बात नहीं माना गया तो 2 ही बातें होती थी, या तो इसको फुल एंड फाइनल कर दो, नौकरी से नहीं निकालते, निकालना तो बात की बात होती। गुस्ताखी की तुमने, हमारे आदेश की गुस्ताखी की, इसका सर कलम कर दिया जाए, ठीक। लेकिन अब संविधान जब लिखा गया तो ये हुआ कि यार ये चीजें तो फिर आएंगी। जब संविधान बन रहा था तो ये था कि ये चीजें फिर आएंगी, कि जब जो भी सत्ता में रहेगा वो खेल खेलेगा, अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा, तो ये जनता बेचारी जाएगी तो किसके पास जाएगी? तो ये हुआ कि नहीं, इसको ऐसा करो, इनको कुछ मौलिक अधिकार दिए जाए। और मौलिक अधिकार में आपको पता है ये 12 से लेके 35 तक पूरा, तो 12 आर्टिकल पहले लिख दिया है कि किसके विरुद्ध है? राज्य के, अगेंस्ट स्टेट, राज्य के विरुद्ध है। तो पहला ही आर्टिकल आपको किसको, शासकों को अंडर एस्टिमेट कर देता है कि आपने अगर कुछ किया तो आप ही के विरुद्ध
लागू जो कौन सी कोर्ट में हो? सीनियर डिवीजन है। क्या नाम है? हाँ, सुशांत वेद। आज आना है, देखो आज दौरा है तुम्हारे उसका। तो बात समझ में आई? स्टेट, अब स्टेट में ये हुआ कि है कौन कौन भाई, ये भी देख लो स्टेट में है कौन कौन। स्टेट में वही सब महारथी हैं जो कानून बनाते हैं। तो कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है, लोकसभा राज्यसभा बनाती है, विधानसभा बनाती है, अदर अथॉरिटीज बनाती हैं, ये तो सब बनाती हैं। तो उनके खिलाफ आपको आर्टिकल 32, 226, 226 और 232 में कि अगर कोई भी आपके खिलाफ कुछ ऐसा करता है, कोई ऐसा कानून बनाता, कुछ भी करता, आप जाइए, आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। तो हमको हथियार दे दिया फंडामेंटल, लेकिन अब हमें ये समझना है कि कहाँ कहाँ पे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। तो ये इकट्ठा तो उन्होंने लिख के दिया नहीं, उन्होंने खाली ये दे दिया कि राज्य के विरुद्ध होगा, और आर्टिकल 13 में कहा कि जो राज्य के कानून से इनकंसिस्टेंट होंगे, यानी फंडामेंटल राइट से, ऐसे राज्य के कानून जो फंडामेंटल राइट से विसंगत होंगे, सुसंगत नहीं विसंगत होंगे, फंडामेंटल राइट से विसंगत होंगे, वो उस मात्रा तक शून्य होंगे या उस मात्रा तक वो नल एंड वाइड होंगे जिस मात्रा तक वो हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहे हैं। ये 13 बता देता है। नहीं, 13 ये कहता है कि भाई देखो हम बड़े पाक साफ व्यक्ति हैं। 13 कहता है कि ये हमारा एक दायरा है, ठीक है, ये हमारा एक दायरा है, अगर इसमें आपने पुरानी चीजें ला के रखी तो हम उसको उठा के फेंक देंगे। कब कब फेंक देंगे? इनकंसिस्टेंट होगा तब, यानी कि हमारे यहाँ रखने लायक नहीं होगा तब, हमारे स्टैंडर्ड से नहीं होगा तब। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आर्टिकल 13 ये बोलता है। अब वो स्टैंडर्ड और वो उसका जो रिलेवेंसी है कैसे जांची जाएगी? जांची ऐसे जाएगी कि अगर फंडामेंटल राइट में आपको राइट टू बिजनेस दिया गया है, व्यापार करने का अधिकार दिया गया है, और पहले का कोई ऐसा कानून है, मैंने फर्स्टली नहीं प्रीवियसली, वो ये मना करता है कि किसी भी नागरिक को प्राइवेट बिजनेस करने का अधिकार नहीं है। ये कब का कानून है? पहले का। अब आज क्या कानून है कि सबको सबको राइट टू बिजनेस है, सबको व्यापार करने का अधिकार है, सबको घूमने का अधिकार है, आने जाने का सब अधिकार है आपके पास। तो अब अगर ये कानून हम ला के यहाँ पे रखेंगे तो इनकंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा? किससे किससे इनकंसिस्टेंट होगा? फंडामेंटल राइट से। और जब इनकंसिस्टेंट होगा मतलब कि मैच नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे? उतार के फेंक देंगे। नहीं, हमारे उसमें नहीं शोभा दे रहा, हमारे उसमें नहीं सेट हो रहा है, क्या करेंगे? उठा के बाहर कर देंगे। लेकिन कहता है कि नहीं, कुछ तो सही है आपका, कुछ गड़बड़ है, कुछ चीजें तो हमारे उससे मैच कर रही हैं। जैसे होता है ना कि दोस्ती किससे होती पता है आपको? लोगों की यारी दोस्ती किससे होती है? लाइक माइंडेड, लाइक नेचर के लोगों से ही होती है। सबसे दोस्ती भी नहीं होती है, और होती भी है तो कुछ तो फॉर द टाइम बिंग, और फिर कुछ होती है कि जो लंबे समय तक चलती है। हम्म। अब आप भी अगर दारूबाज हो, अब आप भी चोर हो, तो आपकी दोस्ती अच्छे लोग कर ही नहीं सकते आपसे दोस्ती। मान लो ठीक है, शुरू में वो आ गए आपके प्रभाव में, शुरू में आ गए दोस्ती के लिए, लेकिन जैसे उसने देखा अरे ये तो दारू पी रहा है, और अगले को कह रहा भाई आप पियो ना, क्या है दिक्कत है इसमें? क्यों नहीं पीते हो? समझ गया कि यार आदमी सही
नहीं, वो दूसरे दिन से वो कटना शुरू कर दे। तो इस तरह, इसी तरह यहाँ पे फंडामेंटल राइट के बारे में, कि जो पहले के कानून है या जो अभी लेटेस्ट में हमारी पार्लियामेंट ने या हमारी विधानसभा ने अगर कोई कानून पारित किया है और वो कानून हमारे फंडामेंटल राइट से मैच नहीं कर रहा है, मिसमैच है, या हमारे किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, तो उस कानून को हम उस हद तक क्या करेंगे, शून्य कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो इसी में फिर तीन मैगजिम आप लोग पढ़ते हो ना, कौन कौन सी डॉक्ट्रिन, तीन डॉक्ट्रिन, और वेवर, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। ठीक है, ये तीन मैगजिम वो डॉक्ट्रिन पढ़ते हो आप लोग। ठीक, इसी आर्टिकल 13 में। ठीक है, तो भैया किसके विरुद्ध है, 12, 13। अब यहां से फिर कैटेगरी हो जाती है। कैटेगरी होती है कि 14 से लेके 18 तक राइट टू इक्वेलिटी की बात करता है। कितने से कितने आर्टिकल हैं इसमें, 4 है कि 5 है? बिल्कुल जोड़ेंगे। हाँ, कभी कभी प्री में पूछ लेता है कि इस ग्रुप में, यानी ग्रुप में मतलब इन द सेंस कि पहला ग्रुप तो आपका बन गया कौन सा, राइट टू इक्वेलिटी, 14 से 18। फिर दूसरा, सत्रह से, वो सॉरी 19 से 22। फिर तीसरा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 23 टू 24। फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 25 से 28। और फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, 29, 30। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब इसमें सवाल देखो कैसे कैसे बनता है इसमें, कि कई तरह सवाल बन सकते हैं। सवाल कैसे बनता है, जैसे मान लो अगर उसने पूछ लिया कि निम्नलिखित में से, अब वो ऑप्शन दे दिया कि कौन से फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल के दृष्टिकोण से इक्वल है, आर्टिकल के दृष्टिकोण से इक्वल है। अब उसने लिखा राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और राइट टू एजुकेशन, है ना, और ये ऑप्शन दिया, फिर 1 2 3 4 कर दिया। तो अब आपको आर्टिकल 2 कहाँ पे है, 23 24 है, आर्टिकल 2 29 30 है ना। तो ये एक नजर में हो गए। फिर पूछ देता कि इसमें कौन सा ऐसा पार्ट है जो सबसे ज्यादा जिसमें आर्टिकल आते हैं। ये दे दिया कि राइट टू इक्वेलिटी के अंतर्गत कितने आर्टिकल्स है, 5 है। या दे दिया कि इसको दिए गए फंडामेंटल राइट को के ग्रुप्स को या वर्गीकरण को अनुक्रमिक रूप से या क्रोनोलॉजिकली सेट करिए। तो अब सेट कैसे करोगे आप, अब यहीं पे 5 तो इसमें मान लो आपको पता, 5 के बाद 4 किसमें है, किसमें है, किसमें किसमें है, ये 4 है, बराबर है उसमें। हाँ, तो क्रोनोलॉजी में 3 नहीं है किसी में, नहीं है किसी में, नहीं है वो। हाँ, किसमें, हाँ 21 से नहीं, उसको नहीं लेते ना, वो बीच में है, 19 से 22। ना उसको नहीं, नहीं 19 से 22 से जोड़ा जाता, वो घर में ही एक रूम है। ठीक है, हाँ इसको नहीं लिया जाता। ठीक है, हाँ
तो अब नहीं कंफर्म हो गया ना कि अब अगर क्रोनोलॉजी सेट करना हो तो कैसे सेट करोगे? कैसे? राइट टू इक्वलिटी पहले नंबर पे। अब इसमें भी डिसेंडिंग और असेंडिंग आर्डर आता है। डिसेंडिंग असेंडिंग आर्डर समझ रहे हो? तो ये कौन सा क्रम होगा? घटता हुआ क्रम होगा, डिसेंडिंग आर्डर होगा। डिसेंडिंग गिरता हुआ, असेंडिंग चढ़ता हुआ। तो अब डिसेंडिंग में 5 हो गए राइट टू इक्वलिटी, फिर राइट टू फ्रीडम, अब राइट टू रिलीजन, है ना? दोनों में 4 4 है, इक्वल हो गए। फिर 2, चाहे उसको ले लो चाहे उसको ले लो। और फिर 32 वाला अकेला बेचारा है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। हाँ, उसमें भी तो 35 तक 4 उसमें भी है। ठीक है। तो अब नहीं, ये घुमा सकते, कुछ भी घुमा सकता है। थोड़ा से अपने आप को सतर्क रखना है। ठीक है। अब ऐसे नहीं सतर्क कैसे घुमाता है? अब जैसे ये 4 4 आर्टिकल वाले कितने हो गए? 1 2 और एक वो 3, ठीक है ना? अब लिखेगा कि मौलिक अधिकारों के वर्गीकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में किनमें समानता पाई जाती है। अब आप सोचोगे समानता की बात पूछ रहा है। अब समानता 4 आर्टिकल, 4 आर्टिकल उसमें 4 आर्टिकल कहाँ गए? ये 4 आर्टिकल। अब वो लिख दिया, तीनों लिख दिया 1 2 3 ऐसे करके। हाँ, उसी में है, उसी में हाँ। अनुबंध है ना तो ठीक। तो कहने का मतलब इस तरह से समानता ला सकता है, वो सवालों में बना सकता है। तो आपको सारे एंगल से देख लेना है। ठीक है, याद रखना, थोड़ा सा दिमाग में डाल के रखो। क्योंकि पहला ही सवाल जो ये भी छोटे मोटे एग्जाम होते हैं ना, वहीं पे गड़बड़ा देता है। फंडामेंटल राइट के कौन से ग्रुप में सबसे ज्यादा आर्टिकल दिए गए हैं, तो पहले ही सवाल गड़बड़ा जाता है। ठीक है। तो अब आइए, अब हम लोग इसका वर्गीकरण भी देख लिए हैं। अब इसमें थोड़ा से चर्चा करेंगे कि ये जो मौलिक अधिकार है ये होते क्या है। मौलिक से मतलब क्या होता है? कई बार बताया हूं आपको, फिर भी एक बार। नेचुरल, नेचुरल राइट। अगर ये ना दिए जाए आपको तो क्या प्रॉब्लम हो? अगर पूछा जाए कि फंडामेंटल राइट का डिफिनेशन क्या है? अगर ना दिए जाते तो क्या होता? बस एक शब्द में, यानी कि मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वांगीण मतलब ओवरऑल, एक अवरोधक होता। जैसे अब अवरोधक सर्वांगीण विकास का मतलब चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वो आपकी जीविका से संबंधित हो, चाहे वो आपके घूमने से संबंधित हो, खाने से संबंधित हो, पीने से संबंधित, किसी भी, यानी आप किसी भी इंसान को पशुवत जीवन जीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और सबसे इन सब में जो सबसे बड़ी आजादी है, पता है क्या है? सबसे बड़ी आजादी फ्रीडम है। अगर फ्रीडम नहीं दी जाती तो जानवरों की तरह हो जाते कि नहीं हो जाते? सुबह चारा दे के बांध दिया गया, शाम को ढील दिया गया। तो अब मनुष्य हो तो आपको फ्रीडम चाहिए ही चाहिए। और फ्रीडम ऐसी होनी चाहिए, जो आप प्रयोग कर रहे हो वही सोचो कि दूसरा भी वैसे ही प्रयोग करे। अब ये नहीं कि आप फ्रीडम का पालन नहीं, आप स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहे हो, अगला स्वच्छंदता का प्रयोग कर रहा है।
जिसको मनमानापन, आर्बिट्रेरीनेस बोलते हो, मनमानेपन का प्रयोग करना है। आप तो स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहे हो भैया, आपको रोड पे चलने का अधिकार है, आप चल रहे हो, और उस चलने में नियम कानून है, तो आपकी स्वतंत्रता, आइए जाइए, कोई नहीं आपको रोकेगा। लेकिन अब रोड पे चलने का अधिकार है जिगजैग मॉडल में, ये मनमानापन है, ये स्वच्छंदता है। बात समझे कि नहीं समझे? तो फ्रीडम अच्छी बात है, आजादी अच्छी बात है, लेकिन वो मनमानेपन में नहीं कन्वर्ट होनी चाहिए। अगर वो मनमानेपन में कन्वर्ट हो गई तो फिर वहीं से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो जो आपको विकास करने के लिए जो चीजें दी गई थी वो आपके विनाश के लिए हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ऑनर किलिंग का नाम सुना है? ऑनर किलिंग का दौर इधर ज्यादा हुआ है, क्यों? इस युग में, इस एरा में 20 साल के अंदर, 2000 के बाद देखिए आप, पूरा ऑनर किलिंग के मैटर बहुत हुए हैं, और फिर अब तो दूसरे वे में जा रहे हैं। क्यों? तो वो जो आपको आजादी दी गई थी, जो आपको छूट दी गई थी कि भाई लड़कियों को भी आजादी होनी चाहिए, दे दिया गया पूरी आजादी। जॉब करिए, प्राइवेट जॉब करिए, पढ़ाई करिए, यूनिवर्सिटी जाइए, कॉलेज जाइए, हर जगह पूरी फ्रीडम दी गई। लेकिन वो जब मनमाना हो जाएगी, यानी अपनी चीजों से हट के वो दूसरे जगह चली जाएगी, तो विनाश का कारण बन जाएगी। बात समझ गए होगे? नुकसान कर देगा आपको। तो आजादी आपके विकास के लिए दी गई है, आपके विनाश के लिए नहीं दी गई है। तो अभी एक इंटरव्यू आ रहा था जावेद अख्तर का, तो उसमें जो था, ने पूछा कि साहब ये बताइए कि आपके दौर की मोहब्बत और आज के दौर की मोहब्बत में अंतर क्या है, दोनों मोहब्बतों में अंतर होना था। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा शब्द यूज किया था कि आज की मोहब्बत में तड़प नहीं है, पहले की मोहब्बत में तड़प हुआ करती थी। बोले वो कैसे सर? बोले कि आज हर एक चीज अवेलेबल है, आपको अपने मासूका से बात करनी है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तमाम तरह के साधन उपलब्ध है, आपने तुरंत कर, तड़प कहां से होगी? पहले क्या हुआ करता था, अगर एक लेटर आ जाता था तो अगर उसने कहा मिलना है, तो फिर आपकी एक्टिविटीज देखने लायक होती थी। कैसे घर से निकले, कैसे पहुंचे संगम पे, कंपनी बाग पे, इस जतन में रहते थे। अब वो जतन क्यों नहीं मिल पाता था? क्योंकि घर से आप निकल ही नहीं पाती, कॉलेज जाना नहीं है, एक्स्ट्रा कोचिंग चलनी नहीं है, एक्स्ट्रा क्लास लगनी नहीं है। तो वो मौका कब मिलेगा? तो वो मौका मेले में मिलता था, कुंभ मेला लगे हर दूसरे साल, हर साल, है ना। भाई एक बात उन्होंने बताई पूरी, कि ये फर्क हुआ करता, ये फर्क है आज में और कल में। तो आज चीजें, हर एक चीज आपकी बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाती है। और ये कहा भी जाता है कि जैसे अभी आप लोगों को बड़ी ख्वाहिश, अब जज बन जाए तो ये करेंगे वो करेंगे, खूब सोच रहे होगे, लेकिन जिस दिन बन जाओगे उस दिन बेकार का उल्टा करने लगोगे, साल बर्बाद, सर कहाँ आके फंस गए, बहुत दिक्कत हो रही, बहुत काम है, इससे अच्छा तो पहले हुआ था। अब आपको छुट्टी भी लेनी, जानी है तो परमिशन लेना है कि जाना है। तो जो नौकरी कर चुके हैं उनको हालात पता होते, देखो बेचारा उठ के चला गया, नहीं है कि 10 मिनट लेट कर दे, नहीं कर सकता। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो वो नौकरी मतलब फिर अब जब उल्टा करके हम आते हैं तो ये स्वतंत्रता आपकी क्या होती है? छिन जाती है। ठीक है, अब आपका विकास बस उतने में ही विकास होगा जितना सैलरी मिलेगी, जितना आप काम कर रहे हो उतने में ही आप अपना विकास करिए। पैसा है लेकिन खाने का समय नहीं है, पैसा है लेकिन विकास, बिल्डिंग बनवाने का समय नहीं है, ठेकेदार से बनवा रहे हैं, इससे बनवा रहे हैं, उससे बनवा रहे हैं, सब कुछ वो उल्टा सीधा बना दिया, कुछ गड़बड़ कर दिया, टूट गया, तमाम तरह की दिक्कतें होती। तो स्वतंत्रता सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जिसमें,
ठीक है सर, आगे हैं क्या? आगे हैं? चलिए ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो फंडामेंटल राइट अभी अभी बहुत सी चीजें हैं, अभी इसमें कल बता देंगे, समझा देंगे, फिर आगे हम लोग उस पर आ जाएंगे। ठीक।